इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम 18वें और 19वीं सदी के भारत के उस दौर की बात करने वाले हैं जिसने हमारे समाज की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने यहाँ अपनी जड़ें पूरी तरह मजबूत कर ली थीं और इसके साथ ही आने लगे कुछ नए पश्चिमी और उदारवादी विचार। इन्हीं विचारों ने एक ऐसी चिंगारी का काम किया जिसने भारतीय समाज में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत की। तो चलिए इस पूरे इतिहास को समझने के लिए हम इसे 5 छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, रिफॉर्म और रिवाइवल, यानी सुधार और पुनरुत्थान का मतलब। दूसरा, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार। तीसरा, शिक्षा का विकास। चौथा, प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन। और आखिरी हिस्सा, जाति विरोधी और मंदिर प्रवेश आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। सुधार और पुनरुत्थान, इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इस दौर के किसी भी आंदोलन को समझने से पहले हमें रिफॉर्म और रिवाइवल के बीच का फर्क बिल्कुल साफ होना चाहिए। देखिए, इनमें से कोई भी गलत या सही नहीं है, बस इनका नजरिया अलग था। रिफॉर्मिस्ट यानी सुधारवादी सोच का मानना था कि समाज की पुरानी कुरीतियों को हटाकर नए, आधुनिक और प्रगतिशील बदलाव लाए जाएं। वहीं दूसरी तरफ रिवाइवलिस्ट यानी पुनरुत्थानवादी सोच समाज को उसकी पुरातन, शुद्ध जड़ों की तरफ वापस ले जाना चाहती थी, जैसे कि हमारी पुरानी वैदिक शैली या शाकाहारी आहार अपनाना। सीधे शब्दों में कहें तो एक सोच भविष्य के आधुनिक विचारों की तरफ देखती थी और दूसरी अतीत की शुद्धता की तरफ। अब आते हैं अध्याय 2 पर, जो इन विचारों की जमीनी असर की बात करता है, खास तौर पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में। इन कानूनी बदलावों को समझना सच में दिलचस्प है क्योंकि इनका असर सीधा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। 1829 में राजा राममोहन रॉय के अटूट प्रयासों और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा को पूरी तरह कानूनन जुर्म घोषित कर दिया गया। फिर 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की लगन रंग लाई और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ये वाकई एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम था। और फिर आता है 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसने लड़कियों के लिए शादी की आयु कम से कम 12 साल तय की। आज के 18 साल वाले कानून से अगर इसकी तुलना करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उस दौर में हालात कितने गंभीर थे और ये छोटा सा दिखने वाला कदम भी उस वक्त कितना प्रगतिशील था। ये नए कानून हवा में नहीं बन गए थे, इनके पीछे कई लोगों का दृढ़ संकल्प था। विष्णु शास्त्री पंडित और एम.जी. राणे ने विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल एसोसिएशंस बनाए। करसनदास मुलजी ने समाज की इन कुरीतियों पर सीधा प्रहार करते हुए सत्य प्रकाश नाम की एक पत्रिका शुरू की। वही बी.एम. मालाबारी की अथक मेहनत थी जिसकी वजह से 1891 का वो एक्ट असल में कानून बन पाया। इन सब के प्रयासों ने रूठी हुई सदियों पुरानी सोच को इतनी गहरी चोट की जिसका नतीजा हमें 1930 के मशहूर शारदा एक्ट में दिखता है। इस एक्ट ने ऑफिशियली लड़कों के लिए शादी की उम्र 18 और लड़कियों के लिए 14 साल तय कर दी। ये पूरे समाज के लिए एक बड़ा गेम चेंजर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 पर, शिक्षा का विकास, जो उस समय एक बड़ा बौद्धिक युद्ध का मैदान बन चुका था। उस समय सबसे बड़ी बहस ये थी कि भारतीयों को आखिर पढ़ाया कैसे जाए और किस भाषा में पढ़ाया जाए। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आता है 1835 की थॉमस बैबिंगटन मकॉले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का। इस थ्योरी का मानना था कि बस मुट्ठी भर अमीर और ऊंची जाति के भारतीयों को अंग्रेजी में पढ़ा दिया जाए। ये उम्मीद की गई थी कि ये ज्ञान उनसे नेचुरली छन छन कर आम जनता और निचले तबके तक पहुंच जाएगा। इसे ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहते हैं और इसी वजह से मकॉले को आज भी अक्सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। लेकिन 1854 के वुड्स डिस्पैच ने इस ट्रिकल डाउन थ्योरी की बिल्कुल हवा निकाल दी। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसने मकॉले की सोच को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसकी जगह एक बेहद सिस्टमैटिक और ज़मीनी अप्रोच को अपनाया गया। इसमें यह तय हुआ कि प्राइमरी शिक्षा स्थानीय यानी वर्निकुलर भाषाओं में दी जाएगी, सेकेंडरी शिक्षा एंग्लो वर्निकुलर में होगी और सिर्फ हायर एजुकेशन ही अंग्रेजी में दी जाएगी। ये ग्राउंड लेवल से शुरू होने वाला एक बहुत ही सुलझा हुआ कदम था। अब बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ, प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन। इसे हम भारतीय पुनर्जागरण का दौर भी कह सकते हैं। इस दौर के धार्मिक जागरण की बात हो और राजा राममोहन रॉय का जिक्र ना हो, ये तो नामुमकिन है। उन्हें बिल्कुल सही मायनों में भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। उनका योगदान सच में कमाल का था।
उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। और इतना ही नहीं, 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज कैलकाटा भी खोला। वे एकेश्वरवाद यानी मोनोथीज्म पर जोर देते थे और मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके ये विचार गिफ्ट टू मोनोथीज्म, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस और मिरात उल अकबर जैसी किताबों के जरिए आम लोगों तक पहुंचे। हालांकि बाद में इस आंदोलन में कुछ वैचारिक मतभेद आने लगे, जिसकी वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के दौर में ब्रह्मो समाज 2 हिस्सों में बंट गया। उस वक्त के इन अहम संगठनों को अगर हम देखें तो एक बहुत ही रोचक पैटर्न निकल कर आता है। जैसे 1830 में राधाकांत देव द्वारा बनाई गई धर्म सभा असल में ब्रह्मो समाज के सुधारों के खिलाफ एक रिवाइवलिस्ट यानी पुनरुत्थानवादी काउंटर मूवमेंट थे। वहीं दूसरी तरफ 1870 के दशक में अमृतसर में सिंह सभा की शुरुआत हुई। इसका मेन मकसद था बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण को रोकना और अपनी सिख पहचान को बचाए रखना। और जब हम रिवाइवलिस्ट विचारधारा की बात करते हैं तो 1875 में बने आर्य समाज का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका असली नाम मूल शंकर था। उनका पूरा विश्वास था कि वेद ही सर्वोच्च हैं और उनमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का वो शक्तिशाली नारा दिया। उनका ये भी साफ मानना था कि वर्ण व्यवस्था किसी के जन्म से नहीं बल्कि उसके काम से तय होनी चाहिए। आज के दौर में हम जो डीएवी कॉलेजेस देखते हैं वो असल में उन्हीं के इन्हीं शैक्षिक और सामाजिक विचारों का ही परिणाम है। इसी कालखंड में इस्लाम धर्म के भीतर भी कई बड़े सुधार और पुनरुत्थानवादी आंदोलन उभर रहे थे। यहाँ हमें विचारधारा का एक बिल्कुल क्लियर कट अंतर दिखता है। एक तरफ था सर सैयद अहमद खान का प्रगतिशील अलीगढ़ आंदोलन। उन्होंने कुरान के ज्ञान को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के साथ जोड़ने का एक जबरदस्त काम किया, जिसका नतीजा एमएओ कॉलेज और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आया। वहीं दूसरी ओर वहाबी और दियोबंद जैसे आंदोलन थे जो पूरी तरह से रिवाइवलिस्ट मानसिकता वाले थे। उनका मकसद इस्लाम की पुरानी मूल शिक्षाओं की तरफ वापस लौटना था। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के आखिरी और सबसे अहम अध्याय पर, जाति विरोधी और मंदिर प्रवेश आंदोलन। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सीधे तौर पर सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ थी। ये संघर्ष समाज में बहुत गहराई तक बसी ब्राह्मणवादी सोच और जातिगत कठोरता के खिलाफ था, और इसमें ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले नेताओं का योगदान तो बिल्कुल अद्भुत था। महाराष्ट्र में देखिए, ज्योतिराव फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की नींव रखी और गुलामगिरी जैसी बहुत ही असरदार किताब लिखी। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है, उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोलकर, जिसे कहते हैं ना, एक नई क्रांति ला दी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन के जरिए छोटे तबके के चमड़ा श्रमिकों के उत्थान के लिए आवाज उठाई। और ये विचार इस बात से कितने शानदार तरीके से झलकता है कि कैसे केरला में श्री नारायण गुरु ने जातिगत भेदभाव की बेड़ियों पर कड़ी चोट की। उन्होंने एसएनडीपी आंदोलन को आगे बढ़ाया और अरुविपुरम शिवा मंदिर के दरवाजे सभी दलितों के लिए बेखौफ खोल दिए। उनका ये ऐलान कि सभी के लिए सिर्फ एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है, उस वक्त की सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था पर एक कुदाली की तरह गिरा था। इसी दिशा में 1924 में एक और बड़ा धमाका हुआ। ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें लोग सम्मान से पेरियार कहते थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया ताकि वो अपना पूरा ध्यान एक नए आंदोलन पर लगा सकें, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी आत्मसम्मान आंदोलन। उनका सीधा सा लक्ष्य था कि दक्षिण भारत में निचली जातियों के उस आत्मसम्मान को हर हाल में वापस दिलाना जिसे लंबे समय से ब्राह्मणवादी वर्चस्व ने दबाकर रखा था। और फिर आती हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की वो सीधी और निर्णायक कार्रवाइयां, जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1927 का ऐतिहासिक महार सत्याग्रह, जहां उन्होंने 2500 से ज्यादा दलितों के साथ चावदार टांग के पानी पर अपना हक जताया और भेदभाव के खिलाफ जाते हुए सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया। ये एक बेहद खुली ललकार थी। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों की एंट्री का सफल आंदोलन भी उनकी इसी ललकार का नतीजा था। बिल्कुल इसी वक्त दक्षिण भारत में भी KP केशवा के नेतृत्व में मशहूर वाइकोम सत्याग्रह चल रहा था, जिसका मकसद भी वही था, बराबरी और सम्मान। इस पूरे सफर को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल घूमता है। 19वीं सदी के इन सामाजिक सुधारों की किन लड़ाइयों को आज भी हम किसी न किसी रूप में लड़ रहे हैं?
सोचकर देखिए, इन ऐतिहासिक आंदोलनों ने आधुनिक भारतीय समाज की जो नींव रखी, उनमें से कौन सी विचारधाराएं आज के नए दौर में भी जिंदा हैं? ये सच में थोड़ा ठहरकर खुद से पूछने वाला सवाल है। इस एक्सप्लेनर के साथ आखिरी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपको इतिहास के इन पन्नों को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला होगा।